ऊपर नीचे करते हैं नदी के पास, यहाँ पे यहीं पे पास आ जाओ, है ना, थोड़ा सा पास आ जाओ ताकि इस पे ध्यान देना बस, ताकि मेरी आवाज़ उसमें ज़्यादा जाए। हाँ बड़ा चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसका मतलब हमारी बॉडी में जो वेस्ट बनता है तो उसको निकालने का प्रोसीजर है या प्रोसेस है। इसमें देखो तो साउंड ऑन नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ साउंड बंद कर दिया तो कहाँ से जाएगी आवाज़, सॉरी। हाँ अब आ रही है खुशी, ठीक। तो चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें देखो पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले है अमोनोटैलिज्म। अमोनोटैलिज्म जो है वो क्या होता है, एनिमल्स जो एक्सक्रीट करता है अमोनिया, मतलब हम जो एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से अमोनिया, इसलिए हमें कहा जाएगा अमोनोटैलिक। ऐसे इस दुनिया में तीन चीज होता है, हमारी बॉडी से हम अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं इसलिए हमें कहा जाता है एमोनोटैलिक। और भी किसको कहा जाता है एमोनोटैलिक, अमीबा को, साइकॉन को, साइकन स्पंज में आ जाता है, हाइड्रा को, लीवर फ्लूक को, टेप वॉर्म को, लीच को, प्रॉन्स को, बोनी फिश को, इन सब को, ठीक है। उसी तरह यूरियोटेलिज्म क्या होता है, जो अपने बॉडी से यूरिया एक्सक्रीट करेगा, मतलब जो वेस्ट होगा वो अगर यूरिया होगा तो उसको बोलेंगे यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक में कौन कौन से आ जाते हैं, एम्फीबियंस, मरीन फिशेज, स्टिंगरेज। और जो बर्ड्स होते हैं उनके एक्सक्रीटा अगर देखोगे तो व्हाइट इन कलर होता है। वो व्हाइट इन कलर इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर यूरिक एसिड होता है, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, बर्ड्स लोगों को यूरिकोटेलिक, ठीक है। तो यूरिकोटेलिक कहा जाता है। इसको ऊपर नीचे करते रहना, हाँ जब। उसके बाद बेटा और कौन सा वर्ड है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्लास 10th में तुमने पढ़ा है, लास्ट टॉपिक था लाइफ प्रोसेस का, वही वाला नेफ्रॉन है, बस थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है नेफ्रॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हर किडनी में जो होता है लगभग 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर जो है एनसीईआरटी बुक से देखोगे नेफ्रॉन का, एक बार मन में एक पिक्चर बना देता हूं तुम्हारा कि होता कैसा है, तो थोड़ा थोड़ा सा याद आ जाएगा बचपन की यादें। तो इसमें क्या होता है, बनाना बड़ा इजी होता है, सांप जैसा होता है, ऐसा ऐसा करके। उसके बाद आगे जो ट्यूब होता है थोड़ा सा टेढ़ा होता है, फिर वो नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर आगे थोड़ा सा टेढ़ा होता है, फिर ऐसे करके फिर यहां चले जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आर्टरीज आ रही है, पहले तो ये जो सांप जैसा दिख रहा है इसको कहा जाता है बोमेन कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल होता है। जो जो आर्टरीज आ रही है बोमेन कैप्सूल में ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए, इसको कहा जाता है एफेरेंट आर्टरियोल। एफेरेंट आर्टरियोल। और जो जा रही हैं इसमें से नसें या आर्टरीज, उसको बोला जाता है ईफेरेंट आर्टरियोल। ईफेरेंट आर्टरियोल। और बाकी यहाँ पे जो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है वो लास्ट में मैं सब नसें डाल दूंगा। और ये जो थोड़ा सा ऊपर मुड़ गया है ट्यूब, तो थोड़े से मुड़ने के कारण इसका नाम हो जाता है पीसीटी। इसका मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो बाद में जाकर थोड़ी सी मुड़ती हैं इसको कहते हैं डीसीटी, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो नीचे वाला लूप है ये ढूंढा था हेनली ने, इसलिए इस पूरे लूप को बोला जाता है हेनलीज लूप, हेनली का लूप। और जो ऊपर से नीचे आ रहा है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप। और जो नीचे से ऊपर जा रहा है इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप। और ये लास्ट में जो कलेक्ट होता है इसमें सारा वेस्ट, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट तो कुछ इस तरह से होता है। और इसमें होता क्या है एक्चुअल में, ये किडनी में जो नेफ्रॉन है इसका काम है फिल्ट्रेशन का। जो ब्लड आता है उसके अंदर से चीजें फिल्टर होती हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर होता है, उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। फिर जो कुछ बच जाता है वो हेनलीज लूप में आता है। फिर कुछ चीजें डिसेंडिंग लूप में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और फिर कुछ चीजें असेंडिंग लूप में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसको कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन, यानी जो कुछ भी बच जाता है कुछ इंपॉर्टेंट है तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ये नेफ्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है।
और फिर जो वेस्ट बच जाता है वो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है और फिर हम एक्सक्रीट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो हम बोल सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन भी इसको कह सकते हैं, या फिर द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन भी बोल सकते हैं। तो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है काम हमारे नेफ्रॉन में, ठीक है। और यहाँ जो मैंने एकदम साफ साफ बनाया है, अपनी मर्जी से नसें घुसा सकते हो। तो नस का कोई शेप तो होता नहीं है, तो जहां मर्जी आए वहां घुसा देना, तो कॉम्प्लिकेटेड जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। जहां जहां जगह दिख रही है, जितना अच्छा हो सके शेप देना है दे देना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। खुशी हो ना, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ किडनी लगभग बड़ा, इसका साइज कितना होता है 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। एक स्केल इतना समझ लो, 5 to 7 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है उसकी, 2 to 3 सेंटीमीटर मोटा होता है, थिक होता है, और एवरेज वेट होता है इसका 120 से 170 ग्राम। तो ब्लड वेसल जो है और यूरेटर और नर्व्स जब किडनी में एंटर करती है, तो एक छेद से, एक छोटा सा छेद होता है जहां से एंटर करती है ये ब्लड वेसल्स, उसको बोला जाता है हाइलम या अ नॉच, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। और जो किडनी का बाहर वाला लेयर है वो काफी टफ कैप्सूल का बना होता है, और जो बाहर जोन है किडनी का उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पोर्शन है किडनी का उसको बोलते हैं मेडुला। मेडुला कहा जाता है, ठीक है। ब्रेन वाला मेडुला नहीं है, वो मेडुला ऑब्लोंगटा था, ये दूसरा मेडुला है, किडनी वाला मेडुला। ये फिर जो है स्ट्रक्चर बुक में बना हुआ है, देखोगे किडनी के अंदर तो कोनिकल शेप जैसा चीज दिखेगा। वो कोनिकल जैसा शेप जो होता है वो जो होता है मेडुला, वो उसमें डिवाइडेड होता है। कोनिकल जैसा शेप दिख रहा है, जो कि आगे जाके प्रोजेक्ट कहाँ करेगा, कैलिसिस में। एक होता है तो कैलिक्स बोलते हैं, बहुत सारा होता है तो उसे कैलिसिस कहा जाता है, इसमें जाके खुलता है वो। और कॉर्टेक्स जो होता है वो कहाँ कहाँ एक्सटेंड करता है, मेडुलरी पिरामिड के बीच में, जिसको कहा जाता है कॉलम ऑफ बर्तीनी, जो कि पेज नंबर 292 में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बुक खोल के बैठना कुछ। उसके बाद मैंने जो बोला 3 स्टेप्स, तो पहला कौन सा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन ब्लड का ग्लोमेरुलस में हो जाता है, लगभग 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड वो 1 मिनट में फिल्टर करता है हमारा किडनी। और इसलिए किडनी, एक टाइम था जब हार्ट देखते थे कोई ठीक है या नहीं, तो उसके लिए ईसीजी होता था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी हार्ट की बीट्स चेक की जाती थी, जिसमें हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में पी वाला, QRS और टी वाला वेव। लेकिन आज की डेट में जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है खाने का, बर्गर बुर्गर पिज़्ज़ा वीज़ा, तो आज की डेट में जो है सबसे पहले यूज़ किया जाता है किडनी वाला टेस्ट, रीनल टेस्ट, रीनल किडनी, ठीक है। तो टाइप ऑफ नेफ्रॉन कौन कौन से होता है, एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और दूसरा होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दोनों में डिफरेंस क्या है, जक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन है इसमें 15% टोटल नेफ्रॉन होता है। ग्लोमेरुलस जो होता है वो कॉर्टेक्स के अंदर साइड में होता है और बड़ा होता है साइज में, और लॉन्ग लूप ऑफ हेनली, और ये काफ़ी अंदर तक घुसा रहता है मेडुला में, जो कि वासा रेक्टा से एसोसिएटेड होता है, जो कि कंट्रोल करता है कि कितना हमारी बॉडी में प्लाज्मा वॉल्यूम है। जब वाटर सप्लाई कम हो जाता है तब इसका काम होता है, और अगर वाटर सप्लाई काफ़ी है तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम में आता है। लगभग 85% जो टोटल नेफ्रॉन है वो मेनली हमारे रीनल कॉर्टेक्स में रहता है, जिसमें ग्लोमेरुलस जो होता है वो कॉर्टेक्स के बाहर के साइड में प्रेजेंट होता है। और ये शॉर्ट लूप जो है हेनली का होता है, जो कि मेडुला से थोड़ा बाहर लटका सा रहता है, और इसमें क्या होता है, इसमें वासा रेक्टा प्रेजेंट नहीं होता, जबकि जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन में वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं ट्यूब्यूल्स की। सबसे पहले पीसीटी। पीसीटी मतलब समझ में आ गया होगा, किडनी में ऊपर से जहाँ ट्यूब शुरू हुआ था थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसे कहा जाता है। तो जितना भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो एब्जॉर्ब किया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में, तो 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट है और वाटर है वो हेल्प करता है ताकि पीएच और आयनिक बैलेंस बॉडी फ्लूइड का मेंटेन रहे, और सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है उसमें H पॉजिटिव आयंस यानी हाइड्रोजन आयंस का, अमोनिया का और पोटेशियम का फिल्ट्रेट में। और फिर ये जो फिल्ट्रेट में जो ये बच गया अमोनिया पोटेशियम आगे जाके फिल्टर होंगे,
हेनलीज लूप में। तो हेनलीज लूप का काम क्या है, रीएब्जॉर्प्शन का। तो और रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो काफी एकदम मिनिमम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका ताकि मेडुलरी इंटरस्टिशियल जो गीलापन है या फ्लूइड है उसको मेंटेन करके रखे। वो काम कौन कंप्लीट करता है, हेनलीज लूप में। फिर उसके बाद हेनलीज लूप से ऊपर जाता है डीसीटी में, जहां पे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। मतलब अगर फिर भी थोड़ा सा सोडियम आयंस और वाटर बच गया है तो उसका रीएब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी करेगी। ऐसा तभी करेगी अगर हमारी बॉडी में मान लो प्यास लगी है, पानी की कमी हो गई है। अब पानी बॉडी कहाँ से ले, तो वो डीसीटी के पास जाता है, उससे बोलता है भाई थोड़ा सोडियम निकाल लेता हूँ मैं, थोड़ा पानी निकाल लेता हूँ। और उसके बाद HCO3 बाइकार्बोनेट आयंस जो है उसको रीएब्जॉर्ब होता है सॉरी। और सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है उसके बाद H पॉजिटिव और K पॉजिटिव का। और जो वेस्ट बच जाता है अमोनिया, उसका भी, ताकि मेंटेन हो सके पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस ब्लड का मेंटेन रह सके। तो डीसीटी भी इंपॉर्टेंट है, पीसीटी भी इंपॉर्टेंट है और हेनलीज लूप भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में वो कहाँ पहुंच जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है इस रीजन में, ताकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बन सके। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ताकि पीएच और आयनिक बैलेंस ब्लड का मेंटेन हो। तो सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है H पॉजिटिव और पोटेशियम आयंस का। उसके बाद ये 3 स्टेप्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं यूरिन फॉर्मेशन के लिए। पहला था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मतलब जो बोमैन कैप्सूल है उसमें जो आ रहा है आर्टरी से सब कुछ ब्लड फिल्टर्ड होता है। ग्लोमेरुलस में 3 मेम्ब्रेन होता है, तो 3 मेम्ब्रेन होता है, उसके थ्रू फिल्टर होता है ब्लड हमारा। उसमें एंडोलिथियम जो ब्लड वेसल का अंदर का लेयर है उसको कहते हैं एंडोलिथियम। और उसके बाद फिल्ट्रेशन जो है सिल्ट्स छोटे छोटे से होते हैं बोमैन कैप्सूल में। और बेसमेंट मेम्ब्रेन ये तीसरा मेम्ब्रेन है जो इन 2 लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो इस लेयर से वो हमारा ब्लड फिल्टर होता है। और ये फिल्ट्रेशन को कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब फाइन से फाइन पार्टिकल को भी, चाहे बाल ही क्यों नहीं चले गए हमारे पेट में, उसको भी फिल्टर कर देता है ये, ठीक है। उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, 90% जो फिल्ट्रेट हो गया वो रीएब्जॉर्ब्ड होगा रीनल ट्यूब्यूल्स, वो दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लेगा 90% फिल्ट्रेट को। और ये एक्टिव या पैसिव मैकेनिज्म्स के थ्रू करता है। तो एक्टिव में एनर्जी ज़्यादा यूज होता है एंड पैसिव में कम एनर्जी यूज होता है। तो ये एविडेंट है कि लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेट पर डे बनाता है हम वहाँ पे, और सिर्फ 1.5 लीटर ऑफ यूरिन ही हम रिलीज करते हैं। तो लगभग वो परसेंटेज बहुत ही कम है। और लास्ट में जब वो पहुंच जाता है कलेक्टिंग डक्ट में तो फिर सिक्रीशन होता है। तो ट्यूबुलर सेल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं हाइड्रोजन एंड पोटेशियम। वो उस सेक्शन तक पहुंच रहे हो ना जो, ठीक बेटा। अमोनिया उसके बाद वो यूरिन में निकल जाता है, मतलब हमारे यूरिन में अमोनिया होता है जिसकी वजह से बैड स्मेल क्रिएट होता है। और इसलिए कहा जाता है कि वी ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स क्या होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स यूरियोटेलिक, एम्फीबियंस जो है वो अमोनोटेलिक, और जो बर्ड्स है वो यूरिकोटेलिक, क्योंकि यूरिक एसिड निकालते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट कैसे होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो ये पेज नंबर 296 में मिलेगा एनसीईआरटी में। तो होता क्या है, सब मैकेनिज्म जो हमने अभी बात किया, तो ये मैकेनिज्म को हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्यों कहते हैं, क्योंकि आउटफ्लो होता है। आउटफ्लो कहाँ होता है, असेंडिंग लिम्ब में, जो कि पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ लिम्ब के चल रहे होते हैं। तो जो पैरेलल चल रहा होता है या तो अपोजिट या डिसेंट में एंटी पैरेलल। लूप जो है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं ना, जो लूप होता है ये वाला नीचे वाला, या तो इसके साथ साथ चलेगा या इसके एंटी पैरेलल चलेगा। यहाँ आएगा तो इसके अंदर जो है तो ये दोनों पैरेलल और यहाँ पे एंटी पैरेलल। उसके बाद NaCl जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। NaCl कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है वो याद रखना है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप में, जो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब में बहता है। NaCl जो है वो दोबारा इंटरस्टिशियम में वापस आ जाएगा। वो किसके थ्रू आएगा, असेंडिंग पोर्शन जो है वासा रेक्टा उसके थ्रू आ जाएगा। हेनलीज लूप और वासा रेक्टा ये दोनों काउंटर करंट होते हैं। काउंटर मतलब एक दूसरे के एंटी पैरेलल, जो कि हेल्प करते हैं कि कितना ऑस्मोलेलिटी इनर मेडुलर इंटरस्टिशियम के अंदर है, यानी 300
मॉल से पर लीटर से कॉर्टेक्स में होते हैं, जबकि इतना कुछ याद नहीं रहता है, ये सब छोड़ दो। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जब एंटर करता है तो ए थिन सेगमेंट असेंडिंग लिम्ब जो है हमारा हेनलीज लूप का, असेंडिंग मतलब लूप के इस साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला, वो दोबारा इंटरस्टिशियम में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को वापस दे देता है जो कुछ भी वेस्ट है। उसके बाद ये मैकेनिज्म हेल्प करता है ताकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है मेडुलर ट्यूब्यूल इंटरस्टिशियम में यानी बीच में मेंटेन रहे, और ये हेल्प करता है एक इजी पैसेज ऑफ वाटर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, ताकि फिल्ट्रेट जो है या यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो हमारा। उसके बाद एक हार्मोन इसमें ज़रूर हेल्प करता है, उस हार्मोन को बोलते हैं एडीएच हार्मोन या एंटी डायरेटिक हार्मोन, यानी ये कंट्रोल करता है हमारा यूरिन फॉर्मेशन। जब कभी भी अगर लेस ब्लड वॉल्यूम है या फिर मान लो अगर बॉडी में से एक्सेस फ्लूइड जो है बाहर चला गया, लिक्विड बाहर चला गया, पानी बाहर चला गया, तो उसके बाद ऑस्मो रिसेप्टर, ऑस्मा नहीं होगा या ऑस्मो होगा, ऑस्मो रिसेप्टर जो है वो सिग्नल भेज देता है हाइपोथैलेमस को कि भाई पानी की कमी हो गया है, तुरंत एडीएच रिलीज करना शुरू कर दो। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन बॉडी से शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डायरोसिस या पानी की कमी कंप्लीट हो जाती है, और जिसकी वजह से यूरिनेशन मतलब यूरिन बाहर निकालने का दिल बार बार करता है। तो देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको यूरिन बार बार लगता है, उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि उनका किडनी फेल है या फेल हो गया है या सही से काम नहीं कर रहा, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन नहीं रिलीज होता बॉडी में सही से, तो जिसके वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन देखा जा सकता है। और अवॉइडिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से यूरिन को खाली जो हम करते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है मिक्चुरेशन। और डिफरेंस याद रखना है मिक्चुरेशन एंड पिक्चुरेशन। पिक्चुरेशन होता है गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, बच्चे को जन्म देना, उसको कहते हैं पिक्चुरेशन। और अवॉइडिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से यूरिन को खाली करना, उस प्रोसेस को बोला जाता है मिक्चुरेशन। ठीक है, ये एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वॉलंटरली, तो एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा जो ब्रेन में है वो सिग्नल भेज देता है ताकि यूरिनरी जो ब्लैडर है वो स्ट्रेच हो जाता है और उसके अंदर यूरिन स्टोर हो जाता है, और इस रिस्पॉन्स में स्ट्रेच जो रिसेप्टर है जो ब्लैडर्स में लगे हुए हैं वो सिग्नल भेज देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम पास करता है फिर उसी सिग्नल को मोटर में, ताकि मैसेज मिल जाए कि भाई अब जो है स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देना चाहिए ब्लैडर को, और फिर वो स्टिमुलेट करता है जब हम यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो होता है उस वो रिलैक्स हो जाता है, तो जिसके वजह से हम यूरिन को रिलीज करते हैं अपने बॉडी से। एक एडल्ट जो है वो एक्सक्रीट करता है ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे, और ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीट करते हैं हम पर डे अपनी बॉडी से। उसके बाद है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, यानी आरएएस सिस्टम भी कहा जाता है। ये जीएफआर यानी रेनिन जो है जीएफ सेल से कहाँ जाता है, एंजियोटेंसिनोजन में जाता है, फिर वहाँ से कहाँ जाएगा, एंजियोटेंसिन 1 में, फिर वहाँ से एंजियोटेंसिन 2 में, फिर वो एक्ट करेगा कहाँ, किस पे एक्ट करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा, फिर वहाँ से क्या होगा, सिक्रीट एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा या सिक्रीट करेगा, क्या सिक्रीट करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारा सेल्डोस्टेरोन। उसके बाद डीसीटी को पता लग जाएगा तो वो क्या करेगा, दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लेगा पानी को, और उसके बाद हमारा जीएफआर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जीएफआर यानी किस चीज़ का रेट होता है, जीएफआर फुल फॉर्म देखेंगे आगे आएगा। जीएफआर मतलब एक तरह का रेट है ना, तो वो चीज़ बढ़ जाएगा जीएफआर रेट। उसके बाद जीएफआर लिख के रखो, बताऊंगा लास्ट में। उसके बाद रोल, बस एक किसी चीज़ का रेट बढ़ गया, जैसे कंसंट्रेशन बढ़ जाता है यूरिन का, वैसे ही किसी चीज़ का रेट बढ़ जाएगा। उसके बाद रोल ऑफ दूसरे ऑर्गन्स एक्सक्रीशन में क्या क्या असर डालते हैं वो भी पता होना चाहिए। लंग्स रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, लीवर सिक्रीट करता है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, और ये हेल्प करता है ताकि हम ये सब्सटेंस जो यूरिया जमा हो रहा है हमारी बॉडी में वो सब बाहर निकल जाए, और इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारी बॉडी के काम का नहीं है उसको भी बाहर निकाल देता है, विटामिन को भी निकाल देता है, ड्रग्स या डिग्रेडेड जो भी हम स्टेरॉयड हार्मोन्स लेते हैं उन सबको बाहर निकालने में लीवर का योगदान होता है। स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड के बारे में अगर बात करूं तो पसीने के रूप में भी पानी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो
ये भी जो है थोड़ा सा अमाउंट ऑफ यूरिया बाहर निकालता है, जिसके वजह से स्वेट या पसीने में स्मेल होता है, और नमक भी होता है, तो इसीलिए वो भी नमकीन होता है पसीना। और लैक्टिक एसिड वो भी निकाल देता है ये पसीने द्वारा। तो स्वेट के थ्रू जब सेबेशियस ग्लैंड हेल्प करता है ताकि स्टीरॉयड हो चाहे हाइड्रोकार्बन्स या वैक्स, वो सीबम के थ्रू बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। सलाइवा ये हेल्प करता है ताकि स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकले। जो हम थूकते हैं तो उसमें साथ में नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है, अमोनिया भी होगा हल्का सा। अब अगर मान लो डिसऑर्डर पूछें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां कौन कौन सी होती है, तो पहला कौन सा बीमारी है? यूरेमिया। यूरेमिया मतलब क्या होता है? ब्लड में यूरिया का अमाउंट जैसे जैसे एज होते जाता है, जब बुजुर्ग होते जाते हैं तो उस टाइम पे ब्लड हमारा गाढ़ा होते जाता है। तो ये गाढ़ा होने के कारण क्या हो जाता है, यूरिया, इससे पता लग जाता है कि यूरिया इकट्ठा होते जा रहा है ब्लड में, तो जिसकी वजह से किडनी काम करना बंद कर देता है। फिर कभी भी सडन डेथ हो सकती है किसी भी रीजंस की वजह से। दूसरा है हीमोडायलिसिस। ये कब होता है? जब ये प्रोसेस है एक हीमोडायलिसिस, जिसमें अगर मान लो हमारा किडनी सही से काम नहीं कर रहा है तो एक आर्टिफिशियल किडनी लगाया जाता है हीमोडायलिसिस में, ताकि वो ब्लड को फिल्टर करे। तो इसमें क्या होता है, एक एंटीकोएगुलेंट जिसको कहा जाता है हेपारिन, उसको ऐड किया जाता है। तो ब्लड जो है वो पास होगा इस कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब, जो मैं कह रहा हूँ आर्टिफिशियल किडनी, उसी को बोला जाता है सेलोफेन ट्यूब, जो कि डायलिसिंग फ्लूइड के लिए काम आता है, मतलब जो हमारा ब्लड है उसको फिल्टर करने के काम में आता है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और ब्लड वो क्लियर हो जाता है। ये ब्लड उसके बाद पंप बैक किया जाता है बॉडी में वेन्स के थ्रू, जब इसमें एंटी हिपैरिन ऐड कर दिया जाता है ताकि ब्लड पतला हो जाए और वो इजिली बॉडी में फ्लो हो। उसके बाद थर्ड बीमारी है रीनल कैलकुलाई, यानी अगर फॉर्मे इनसॉल्युबल मास क्रिस्टलाइज सॉल्ट का बन गया है तो उसको कहा जाता है ऑक्सलेट या फोस्फेट ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है जिसके कारण भी लीवर डैमेज हो जाता है। इसलिए कहते हैं ज़्यादा दूध भी नहीं पीना चाहिए। जैसे कई बार हम न्यूज़ में सुनते हैं वो पहलवान है वो 10 लीटर पीता है और 15 लीटर, तो बेवकूफ़ बनाते हैं। इतना लीटर अगर डेली पियेंगे तो बॉडी में इतना सारा कैल्शियम हो जाएगा, और कैल्शियम कम वो भी नुकसान है। नाखून पे वाइट वाइट से निशान आ जाते हैं, वो इंडिकेट कर देता है बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है। और अगर ज़्यादा हो गया है तो किडनी डैमेज हो सकता है, कैल्सीफेरॉल नाम की बीमारी हो जाती है, उससे फिर लीवर डैमेज हो सकता है, या स्टोन बन सकता है बॉडी में। तो ब्लड मतलब हमारी बॉडी में किडनी में स्टोन बनने का कारण ये भी होता है। सिर्फ टमाटर बैंगन ये सब खाना ही नहीं होता है, ये तो जब जिसको शुगर हो जाता है उसको बाद डॉक्टर मना, स्टोन बन जाता है फिर डॉक्टर मना कर देता है। लेकिन अगर हम बैंगन वैंगन ज़्यादा खा रहे हैं, टमाटर ज़्यादा खा रहे हैं, कैल्शियम ज़्यादा ले रहे हैं, तो भी स्टोन बन जाता है किडनी में। और अगर स्टोन जो है वो गॉल ब्लैडर में फंस गया गलती से बढ़ बढ़ के, तो फिर गॉल, एक ही उपाय है फिर ठीक करने का पेशेंट को कि उसका गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है। लेकिन गॉल ब्लैडर अगर रिमूव कर देंगे तो गॉल लीवर का काम क्या होता है? बाइल जूस सिक्रीट करना, और वो बाइल जूस जाके स्टोर कहाँ होता है हमारी बॉडी में? गॉल ब्लैडर में। और जब हम फैट का कोई भी चीज़ खाते हैं तो फिर वो बाइल जूस जाके उस पर रिएक्ट करता है। उसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं लाइपेज, जो कि फैट को तोड़ के सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। तो वो होना बंद हो जाता है। इसलिए डॉक्टर राय ये देता है कि अब आपको या तो एक्सरसाइज डेली करो, फैट वाली चीज़ें ना खाओ, सिंपल खाना खाओ, साग सब्जी ज़्यादा खाओ, फिर डॉक्टर राय दे देता है उनको। उसके बाद नेक्स्ट बीमारी है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है, जो किडनी में ग्लोमेरुलस बनाया था उसमें सूजन आ जाती है, या हम बोल सकते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो उस बीमारी को बोला जाता है ग्लोमेरुल। तो ग्लोमेरुलस से याद रखो ग्लोमेरुल तक, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, बस यही है इस चैप्टर में। क्वेश्चन छोटे छोटे से इसको जरूर कर लेना कि कौन से ग्लैंड सीक्रेट करते हैं सीबम, वन पार्ट ऑफ लूप। ये करोगे तो इससे क्या है, कंसेप्ट बनता है। तो इसलिए छोटे छोटे वाले क्वेश्चन आंसर्स को मत छोड़ना बिल्कुल भी। ठीक है, आंसर्स दिए हुए हैं ताकि उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रिवाइज कर सको। खत्म हो गया क्वेश्चन? ओके बेटा, बाय। देखो तो रिकॉर्ड हो गया। Yes, sir.
आवाज़ आ रही है?